हम रेल बेच देंगे, हम LIC बेच देंगे, हम पोस्ट ऑफिस बेच देंगे, हम संसद भी बेच देंगे, कल शायद मंत्रालय भी बेच देंगे। तो ये बात कहना कि देश के किसान को उन्होंने क्या दिया और इन्होंने क्या दिया, उन्होंने किसानों के कर्ज सब राज्यों, कई राज्यों के अंदर जहां उनकी सरकारें थी, उन्होंने माफ किए और किसानों के कर्ज को खत्म करना, ये कोशिश करना कि जो छोटा किसान है, जो 2-3 एकड़ की खेती करने वाला किसान है, उसको किस तरह से राहत पहुंचाई जाए, ये बहुत जरूरी है। और अगर ये 7 सालों में ये काम कर रहे होते तो आज किसान आत्महत्या नहीं करता। सच्चाई ये है कि इन्होंने कुछ नहीं किया है किसानों के लिए, जो आज भी सड़क पे बैठा हुआ है। नमस्कार, आदाब। मैं खुशबू अख्तर। आज टॉक ऑफ द टाउन की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा में कृषि बिल पर तमाम तरह की बातें कही, विपक्ष पर तीखी टिप्पणी भी की और आंदोलन जीवी तक के शब्द इस्तेमाल किए। लेकिन इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रवि श्रीवास्तव सर, जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। सर, किस तरह से आप जो आज भाषण दिया गया है राज्यसभा में, आप उसे किस तरह से देखते हैं? खुशबू, मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी बहुत छटपटाए हुए हैं, क्योंकि जिस तरह का माहौल उनकी दूसरी विजय यात्रा के साथ शुरू हुआ था, वो शुरू से ही कुछ विवादों के घेरे में आ गया। आपको याद होगा कि वो 2019 में जब जीत करके आए, तो उसके बाद से ही इस तरह के दौर शुरू हुए। पहले राम जन्मभूमि वाला निर्णय आया, उसके बाद CAA, NRC, NPR के मुद्दे पर शाहीन बाग में एक बड़ा आंदोलन चला, जो करीब करीब 101 दिन तक चला। उसके पहले 5 अगस्त को इन्होंने जो जम्मू कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 और धारा 35A को हटाया, उसको लेकर के भी काफी देश में विवाद रहा और कश्मीर में भी स्थिति काफी बिगड़ी रही। और जैसे ही ये पैंडेमिक खत्म हुआ, उसके पहले ही ये एक नया पैंडेमिक शुरू हो गया, किसान आंदोलन का। तो प्रधानमंत्री इसको पचा नहीं पा रहे हैं कि देश में इतना विरोध उनके खिलाफ कैसे खड़ा हो गया। और आज उन्होंने संसद में जो किया, वो वास्तव में आपने शब्द इस्तेमाल तीखी टिप्पणी की है। मुझे कुछ ऐसा लगा कि जैसे उन्होंने देश के विपक्ष का उपहास किया है, उन्होंने मजाक उड़ाया है लोगों का, आंदोलनकारियों का, जो ये करते आए हैं। मैं प्रधानमंत्री को ये याद दिलाना चाहता हूं आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से कि इसी आंदोलन, नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो की वजह से बापू ने इस देश से अंग्रेजों को बाहर निकाला था। और आंदोलन प्रजातंत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अस्त्र है, जो जनता के हाथ में होता है। जनता इसके अलावा और किसी अस्त्र पर इतना विश्वास नहीं करती है, चाहे वो संसद हो या वो जुडिशरी हो, न्यायपालिका हो, या वो मीडिया हो, मगर वो विश्वास करती है अपने आंदोलन पर। क्यों? कि आंदोलन ही उसके लिए एकमात्र रास्ता है। प्रधानमंत्री को यह पता होना चाहिए कि जो विश्व के सबसे डेवलप्ड देश, जो यूरोपियन यूनियन है, वहां पर बहुत से देशों के अंदर अगर सिर्फ 50,000 लोग किसी पेपर पे साइन कर देते हैं, तो वहां का वो जो एक्ट है वो रद्द कर दिया जाता है। या 1 लाख लोग अगर किसी कागज पे साइन कर देते हैं, अपनी राय दे देते हैं, तो वहां पे कानून बदल दिए जाते हैं। खुशबू जी, कानून बदल दिए जाते हैं। ये ताकत होती है प्रजातंत्र में जनता की, ना कि जैसा ये भारतवर्ष में हो रहा है। आज पिछले 76 दिनों से हमारा अन्नदाता, हमारे देश का किसान बॉर्डर पर बैठा हुआ है, एक ठंड में, इतनी चिलिंग ठंडक में वो बैठा है, वहां पर टेंटों के नीचे है, उन्हें पानी नहीं मिलता, उन्हें खाना नहीं मिलता, उनका इंटरनेट बंद कर दिया जाता है। बात करने के नाम पर उन्हें बुला करके, एक तरीके से मैं समझता हूं, मेरे शब्दों में अगर आप कहें, तो उन्हें जलील किया जाता है कि जो बात वो कह रहे हैं पहले दिन से, अपनी मांग
कि ये पहले तीनों कानून रद्द हो, आगे हम बात शुरू करें। तो आप अगर वही बात पे बैठे रहना चाहते हैं, तो उन्हें 11 बार बुला करके बात करने का मतलब क्या है? और अब स्थिति ये आ गई है कि आज उस आंदोलन को बदनाम करने की कोई कोशिश सरकार छोड़ नहीं रही है। उन्हें खालिस्तानी, उन्हें एंटी नेशनल, उन्हें प्रो पाक, उन्हें अर्बन माओइस्ट, उन्हें टुकड़े-टुकड़े गैंग, कौन-सी संज्ञा नहीं दी जा रही है उन लोगों को जिनकी वजह से हम 2 रोटी अपने दिन और शाम को खा पाते हैं। ऐसे लोगों के सर साथ में ऐसा व्यवहार और उपहास अच्छी बात नहीं है। बोलिए। सर इसी के साथ आज एक चीज देखने को मिली कि प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष से पूछ रहे थे कि इस कानून में क्या काला क्या है आप बताएं, लेकिन 12 करोड़ किसानों के बारे में वो लगातार खर्चों की बात कर रहे थे। किसान जो गरीब किसान है, जिस 12 करोड़ किसान के ऊपर जो वो खर्चा कर रहे हैं, उसे बताने की क्या जरूरत पड़ी? इसी के साथ खर्चों का इस कानून से क्या लेना देना है, मैं आपसे समझना चाहती हूँ। बिल्कुल ठीक कहा आपने। पहली चीज तो मैं ये कहना चाहता हूं कि उन्होंने एक और बयान दिया आज संसद के अंदर। वो बोले कि एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा। मेरा उनसे एक सवाल है मान्यवर, अगर एमएसपी था है और रहेगा तो इसको कानून बनाने में आपको कौन सी अड़चन आ रही है? अगर जो किसानों की मांग है कि सबसे पहले पुराने 3 कानून जो संसद ने पास किए उन्हें रद्द किया जाए और एमएसपी को सरकार कानूनी जामा पहनाए, ताकि उसको एक तरह की इंश्योरेंस मिल जाए किसान को कि वो जो फसल उगाएगा उसकी रकम उसको मिलेगी, ना कि आज वो जिस तरह पूंजीपतियों के हाथों अपना दिवाला निकलवाता है। आपने कुछ दिन पहले ही सुना होगा कि एक व्यक्ति ने, कोई पत्ता गोभी थी, उसको उसका रेट 1 रुपए किलो का मिल रहा था, तो उसने उस पत्ता गोभी को उठा करके सड़क पर फेंक दिया, क्योंकि उसने कहा मैं इसको उठा करके वापस क्यों लेकर के जाऊं। ऐसी हालत होती है, लोग फसलों को, सब्जियों को बहा देते हैं, फेंक देते हैं, क्योंकि उनको उसकी कीमत नहीं मिलती। तो सरकार को कीमत का कानून बनाना चाहिए। जहां तक आपने बात खर्चों की है खुशबू, कुछ भी खर्चा इन किसानों के ऊपर मैं समझता हूं ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर भी नहीं है। क्यों? कि जो 2-3 एकड़ की जमीन का किसान है वो क्या कमा लेगा और क्या खा लेगा। और ये जिस तरह से उसको 2000 रुपए की एक सम्मान निधि और इस तरह के जो चोचले सरकार करती आती है, ये सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाने के लिए है। आपको एक बात बता दूं मैं, ये सरकार पिछले 6 सालों के अंदर 62,000 करोड़ रुपए का लोन डिफॉल्टर का माफ कर चुकी है। जो इंडस्ट्रियलिस्ट डिफॉल्टर हैं, जो पक्का हो गया कि ये पैसा सरकार का नहीं वापस करेंगे, उनके 62,000 करोड़ वापस कर चुकी है। मगर उस किसान जो बेचारा, जिसकी भर देय राशि शायद 2 लाख या 4 लाख या 5 लाख रुपए होगी, उसको आत्महत्या करनी पड़ती है इसलिए कि सरकार उसका लोन नहीं माफ कर सकती। तो ये जो खर्चों की बात करते हैं, ये मुझे इससे शर्मिंदगी होती है। इन किसानों को आप 2000 4000 रुपए, अभी अभी इन्होंने आसाम में, आपको पता है चुनाव होने वाले हैं, वहां के 7 लाख चाय बागानों के लोगों को इन्होंने 3-3 हजार रुपए अकाउंट में उनके ट्रांसफर किए। ये क्या है? ये वोट खरीदने के लिए एक रिश्वत के अलावा और मैं क्या कह सकता हूं? आपको ये चाय बागान के जो वर्कर थे वो पिछले 7 सालों में नहीं दिखाई दिए क्या? आज जब आसाम में चुनाव होने वाले हैं तो आप उन्हें एक खैरात बांट रहे हैं। अभी आपको याद होगा 2019 के चुनाव के पहले भी प्रधानमंत्री ने वो वोट पड़ने से पहले 2000 रुपए की किस्त किसानों के खाते में तुरंत भेज दी जाए। ये सब जो है ये सिर्फ चोचले हैं। ये कोई राहत नहीं है किसान को। जो किसान मांग रहा है कि उसे उसकी फसल की उचित कीमत मिले, वो सबसे बड़ा संदेश होगा। और उस पे सरकार राजी नहीं है, क्योंकि सरकार पूंजीपतियों के हाथों बिकी हुई है और सिर्फ किसी अडानी या अंबानी या किसी कॉरपोरेट को फायदा पहुंचाने के लिए ये इस तरह के कानून बनाए गए हैं और इनका कोई औचित्य नहीं। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे यही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस को कोट करते हुए कहा कि
चुनावी प्रोपेगेंडा यूज करते हैं और कर्जा माफी का नाटक करते हैं, क्योंकि इलेक्शन आने वाले होते हैं, असम चुनाव आने वाले हैं, आपने बताया कि ये लोग ये करने वाले हैं। लेकिन इसी के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने एक चीज और कोट की कि जिनके पास अकाउंट ही नहीं है तो वो लोन कैसे लेगा, और जो लोन नहीं ले पाएगा तो वो जिएगा कैसे। चलिए ठीक है, मान लिया कि कांग्रेस ऐसी उसके अंदर कमी है, देश का जो सत्यानाश हुआ वो कांग्रेस ने ही किया है। लेकिन अब आज के दौर में जब हम हैं तो किसान सड़कों पे क्यों है, मैं आपसे समझने की कोशिश करना चाहती हूँ सर। ये हम अपने जो पूर्वज हैं या हम अपने जो बड़े हैं उनके बारे में बहुत तरह के सवाल करते हैं। नेहरू जी ने ऐसा किया होता तो ऐसा हो गया होता, इंदिरा जी ने ऐसा किया होता तो ऐसा हो गया होता। इन लोगों को इस बात की समझ नहीं है कि हर चीज का अपना एक समय होता है और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के साथ में चीजें बदलती रहती हैं। अभी अभी मैं कल पढ़ रहा था, एक बीजेपी के बड़े प्रवक्ता संबित पात्रा हैं, उन्होंने कहा कि रिहाना ने 1984 के दंगों पर ट्वीट क्यों नहीं किया। उस समझदार आदमी को इतनी बात नहीं मालूम है कि ना तो 84 में रिहाना दुनिया में आई थी और ना 84 में ट्विटर हुआ करता था। तो इस तरह की बातें करना मूर्खतापूर्ण कि आज टेक्नोलॉजी फास्ट चेंज हो रही है और ये शुरुआत जो है वो कांग्रेस ने की थी और आज वो सत्ता में नहीं है। तो उनसे ये सवाल पूछना कि उन्होंने डायरेक्ट ट्रांसफर बेनिफिट, उन्होंने डायरेक्ट जनधन अकाउंट, अगर वो आज सत्ता में होते तो शायद वो भी यही करते जो आप कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कांग्रेस की नीयत खराब थी। कांग्रेस ने अपने समय के अंदर 10 सालों के अंदर जो काम करके दिखाए वो आज मोदी जी उसके टुकड़े के बराबर भी नहीं कर पाए। आपको शायद पता हो कि जो पिछला एनडीए था उसमें देश का एक्सपोर्ट 16% बढ़ा। यूपीए के 2 शासनकालों में एक्सपोर्ट भारतवर्ष का 24% बढ़ा और मोदी जी के राज में पिछले 7 सालों में एक्सपोर्ट मात्र 3% बढ़ा है। तो ये आंकड़े हैं जो बताते हैं कि आपने किस तरह से इकोनॉमी का सत्यानाश किया है। यही नहीं, इसके अलावा उन्होंने जो फैमिली सिल्वर जिसको कहते हैं कि जो घर की चांदी होती है, उसको इन्होंने अब बेच करके अपना घर भरने की कोशिश कर रहे हैं। आप बेचिए, जो जो लॉस मेकिंग पीएसयूज है, सीपीएसई है, बेचिए उनको, पर उसको बेच करके आप ऐसा कुछ तो खड़ा करिए जो देश के लिए, आगे की पुश्तों के लिए, अगली जनरेशन के लिए कुछ दे के जाए। वो कुछ नहीं आपको दिखाई देता, सिर्फ ये दिख रहा है कि हम इसे बेच देंगे, हम रेल बेच देंगे, हम एलआईसी बेच देंगे, हम पोस्ट ऑफिस बेच देंगे, हम संसद भी बेच देंगे, कल शायद मंत्रालय भी बेच देंगे। तो ये बात कहना कि देश के किसान को उन्होंने क्या दिया और इन्होंने क्या दिया, उन्होंने किसानों के कर्ज कई राज्यों के अंदर जहां उनकी सरकारें थी उन्होंने माफ किए और किसानों के कर्ज को खत्म करना, ये कोशिश करना कि जो छोटा किसान है, जो 2-3 एकड़ की खेती करने वाला किसान है, उसको किस तरह से राहत पहुंचाई जाए, ये बहुत जरूरी है। और अगर ये 7 सालों में ये काम कर रहे होते तो आज किसान आत्महत्या नहीं करता। सच्चाई ये है कि इन्होंने कुछ नहीं किया है किसानों के लिए, जो आज भी सड़क पे बैठा हुआ है।